नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फिक्स्ड गेम पार्ट 4। देवराज चौहान 3 बजे तक सोता रहा। उठने के बाद जब देवराज चौहान बाथरूम में जाकर नहाया तो अपने आप को खूब चौकस और चौकन्ना महसूस करने लगा। सुबह जैसा आलस्य बाकी नहीं रहा था। बाथरूम से तौलिया लपेटे बाहर आने के कुछ मिनट बाद ही जाबा देवराज चौहान के लिए चाय ले आई। देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे जाबा उसकी हर हरकत पर खुफिया नजर रखती हो कि देवराज चौहान को कब किस चीज की जरूरत होगी। वो इस वक्त वाकई चाय की जरूरत महसूस कर रहा था। चाय पीने के बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई ही थी कि रजिया कमरे में आ गई। वो इस समय लाल साड़ी बांधे एक चलती फिरती खूबसूरत आग की लपट नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने रजिया को देखकर एक झुरझुरी सी ली, क्योंकि उसका उदंड यौवन उसके छोटे से तंग ब्लाउज के काबू से बाहर होता जा रहा था। यह स्थिति किसी संत सन्यासी के लिए भी परीक्षा का समय साबित होती। क्या बात है? वो नशीली मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रहे हो? लेकिन देवराज को उसकी बातें कहाँ सुनाई दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे आगोश में भर लेने की कोशिश की, लेकिन रजिया अपने को छुड़ाती हुई एक ओर हो गई। क्या हुआ? देवराज चौहान बिखरती हुई सांसों के मध्य बोला। कल का प्रोग्राम सुनो, रजिया बोली। देवराज चौहान उसकी तरफ देखने लगा। देवराज चौहान की कोशिश थी कि उसकी नजर रजिया की ठोडी से नीचे तक न पड़े। रजिया फिर मुस्कुराई और बोली, कल हम दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? देवराज चौहान ने फौरन पूछा। यह महान मोहिनी जी की आज्ञा है। सुबह यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस चलती है। हम उसी ट्रेन में दिल्ली जाएंगे। उस ट्रेन का एक केबिन हमारे लिए रिजर्व करवाया गया है। यह रिजर्वेशन स्टील किंग विमल ठाकुर के नाम से करवाई गई है। स्टील किंग? हाँ, विमल ठाकुर हमारे देश में स्टील का बहुत बड़ा व्यापारी है, इसलिए वो स्टील किंग कहलाता है। तो मैं उसके नाम से कैसे यात्रा कर सकता हूँ? देवराज चौहान ने असमंजस से कहा। वो ऐसे कि तुम उसके हम शक्ल हो। क्या? देवराज चौहान लगभग उछल ही पड़ा था। हाँ, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी के रूप में सफर करूंगी, स्टील क्वीन मिसेस विमल ठाकुर। लेकिन लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तुम चाल ढाल से भी बिल्कुल विमल ठाकुर हो। रह गए उसके तौर तरीके, तो उनके बारे में तुम्हें समझाना मेरा काम है। लेकिन हम इस तरह दिल्ली क्यों जाएंगे? देवराज चौहान ने व्याकुलता से पूछा। क्योंकि वहां हमें एक सरकारी फंक्शन में जाना है। किस किस्म का सरकारी फंक्शन? क्या 26 जनवरी है? नहीं, एक सम्मान समारोह में। आजकल अमेरिका का मशहूर एक्टर और नेता आर्नोल्ड भारत आया हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से उसके सम्मान में एक दावत प्रेसिडेंट होटल में दी जा रही है, जिसमें देश भर की माननीय और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। विमल ठाकुर के रूप में तुम भी देश की एक मशहूर हस्ती हो, इसलिए तुम्हारे नाम भी इनविटेशन आया है। यह देखो। कहकर रजिया ने अपने बड़े से पर्स में से एक खूबसूरत कार्ड निकालकर देवराज चौहान के सामने कर दिया। देवराज का जिस्म सनसनाने लगा। देवराज चौहान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दलदल में धंसता जा रहा है। उसके लिए ये सारी बातें नई और अनोखी थी। उसने कार्ड थाम लिया था। कार्ड पर छपे अक्षर देवराज चौहान की आंखों के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे थे। वो उन्हें पढ़ने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी मानसिक हलचल अपने शिखर पर थी। देवराज चौहान के लिए यह नया रहस्य उद्घाटन हिला देने वाला था कि वो भारत के एक बहुत मालदार और बड़ी हस्ती का हम शक्ल भी है। देवराज चौहान सोच रहा था, शायद इसीलिए मोहिनी ने बहुत बड़ा जाल बुनकर मुझे उसमें फंसाया है कि अब मैं सिर्फ फड़फड़ाते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अभी और भी न जाने क्या क्या चौंका देने वाली बातें मेरे सामने आने वाली हैं। देवराज चौहान के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही था कि उसे विमल ठाकुर बनाकर मोहिनी उससे क्या काम लेना चाहती है। यह बात भी देवराज चौहान के लिए बड़ी रोमांचक थी कि वो एक बड़े सरकारी समारोह में भाग लेने वाला है। उस दावत में
सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा और भी बहुत से मंत्री, नेता और टॉप के बिजनेसमैनों के अलावा दुनिया के कई देशों के राजदूत होते और दावत तथा समारोह का मुख्य अतिथि अमेरिकी गवर्नर और सुपरस्टार आर्नोल्ड होता। अब रजिया बोली, सबसे पहले तो तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, बल्कि इसी समय से सिगार पीना शुरू कर दो। क्यों? देवराज चौहान ने चौंक कर पूछा। क्योंकि विमल ठाकुर एक खास ब्रांड के सिगार पीता है, रजिया ने जवाब दिया। मैंने जाबा से कह दिया है, वो तुम्हारे लिए सिगार लेकर आने ही वाली होगी। लेकिन उस पार्टी में शामिल होने का हमारा मकसद क्या होगा? मकसद के बारे में तो अभी मुझे भी नहीं मालूम। महान मोहिनी जी कभी वक्त से पहले कोई बात नहीं बताया करती। देवराज चौहान गौर से रजिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो रजिया के सच और झूठ का अनुमान लगाना चाहता था, लेकिन देवराज चौहान को अपने मकसद में सफलता नहीं मिली। कई बार इंसान अपने चेहरों पर ऐसी परतें चढ़ा लेते हैं कि उसके नीचे से सच्चाई का हल्का सा निशान भी नजर नहीं आता। मर्जाबा एक सिगार केस और एक कीमती लाइटर लेकर आई थी और तिपाई पर रखकर खामोशी से चली गई थी। रजिया ने सिगार केस में से एक सिगार निकाला और बोली, अब तुम गौर से देखो कि मैं इसे किस तरह सुलगाती हूँ। विमल ठाकुर सिगार को बिल्कुल इसी तरह सुलगाता है, इसलिए तुम्हें भी इसी तरह सुलगाना होगा। रजिया ने सिगार के एक सिरे पर सुराख किया, दांतों से धीरे धीरे कुतरकर, और फिर सिगार को होठों की बिल्कुल बीच दबाकर बाएं हाथ से लाइटर जलाया। विमल ठाकुर हमेशा सिगार को होठों के बीच दबाकर ही लाइटर जलाता है। रजिया ने सिगार सुलगाकर दिखाया। क्या वो लेफ्ट हैंडर है? नहीं, रजिया बोली, वो लेफ्टी नहीं है, लेकिन लाइटर हमेशा बाएं हाथ से ही जलाता है। न जाने क्यों उसकी यह बात काफी मशहूर हो गई है, इसलिए तुम्हें खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना होगा। ठीक है, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तो अब तुम जरा मुझे इस तरह लाइटर जलाकर और सिगार सुलगाकर दिखाओ। देवराज चौहान ने सिगार निकालकर रजिया की या फिर परोक्ष रूप से बिजनेस टाइकून विमल ठाकुर की नकल की। गुड, रजिया ने संतोष से सिर हिलाकर कहा। उसके बाद रजिया ने देवराज चौहान को सिखाना समझना शुरू कर दिया था। वो देवराज चौहान को विमल ठाकुर की आदतों और पसंद नापसंद के बारे में बताती रही थी और देवराज चौहान उन बातों को दिमाग में बिठाता रहा था। देवराज चौहान ने अभी यही सोचा था कि वो स्थिति से समझौता करके और शांति से सही मौके का इंतजार करे। ये घाटे का सौदा भी उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। इस घाटे की सौदागरी को मुनाफे में बदलने के लिए उसे समय की जरूरत थी। उसे उस क्षण का इंतजार करना था जो उसका अपना क्षण होता। देवराज चौहान के अंदर का तेज तर्रार मास्टरमाइंड अनजाने में ही सक्रिय था। वो सोच रहा था, सोचे जा रहा था। वो क्षण जिस पर मेरा अपना अधिकार होगा, जब मैं अपनी मर्जी के निशाने पर तीर चला सकूंगा। अभी तो कमान किसी और के हाथ में है, जिसका निशाना मैं खुद हूं। लेकिन जब मेरा अपना क्षण आएगा तो स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत होगी। पल क्षण देखने सुनने में समय का सबसे तुच्छ हिस्सा, लेकिन एक पल, एक क्षण ही तो इंसान की जिंदगी को तक तक पहुंचाने और तक से मौत तक लाने में अहम भूमिका अदा करता है। यही पल चिन्ह आदमी की जिंदगी पर बड़ा गहरा असर छोड़ जाते हैं और हर आने वाला पल अपनी अलग हैसियत को मनवाने के लिए जिद करके आता है। और देवराज चौहान को अपनी उसी क्षण का इंतजार करना था, चाहे राजदेव के रूप में या किसी और अस्थायी रूप में, जिस क्षण वो मोहिनी से कह सकता, अब तुम बीती हुई चीज हो और मैं वर्तमान हूँ। तुम राख हो और मैं अंगारा। कभी तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलाऊंगा। शाम होने तक रजिया देवराज चौहान को पढ़ाती रही थी और उसके बाद इम्तिहान शुरू हो गया था। रजिया ने जो कुछ पढ़ाया सिखाया था उसके बारे में सवाल पूछने शुरू किए थे। रजिया इस पर हैरान भी हुई थी कि देवराज चौहान ने एक भी गलत जवाब नहीं दिया था। वंडरफुल, रजिया ने जोशीले लहजे में कहा। तुम विमल ठाकुर का रोल निभाने में पूरी तरह सफल हो गए। वैसे अभी हमारे पास वक्त भी बहुत है। आज की रात और कल का दिन जब हम ट्रेन में होंगे, और फिर कल की रात जब हम अशोका होटल में ठहरे होंगे।
उस दौरान मैं तुम्हें विमल के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी। एक सवाल मैं भी बहुत देर से पूछना चाह रहा हूँ। देवराज चौहान बोल पड़ा। वो क्या? आखिर ट्रेन से ही क्यों? क्या हम हवाई जहाज से नहीं जा सकते? नहीं, रजिया ने जवाब दिया। विमल हमेशा ट्रेन से ही सफर करता है या फिर समुद्री जहाज में। हवाई यात्रा से उसका दिल घबराता है। उसकी कोई मानसिक कमजोरी की वजह होगी। न जाने क्यों वो किसी मानसिक रोगों के माहिर डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाता। मानसिक रोगों का माहिर डॉक्टर? देवराज चौहान बड़बड़ाकर रह गया। क्या? रजिया इस तरह आगे झुकी थी जैसे वो देवराज चौहान की बात समझना चाहती हो। ओह, कुछ नहीं। देवराज चौहान टाल गया, लेकिन देवराज चौहान मन ही मन फैसला कर चुका था कि मौका मिलते ही वो अपने अतीत के रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए किसी मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलेगा। रात के 8:30 बजे थे जब देवराज चौहान और रजिया ने खाना खाया था। खाने के बीच रजिया ने कहा, कॉफी पीकर हम कहीं घूमने चलेंगे ताकि कुछ ताजा दम हो जाए। क्या तुम मुझे उस आग के बारे में नहीं बताओगी जिसकी लपटों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता? देवराज चौहान ने कहा। ओह, रजिया हंस पड़ी थी। तुम्हें उसके बारे में बहुत उलझन हो रही है। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब है। पहले उलझन क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले तो मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि तुम कोई दूसरे लोक की वासी या फिर प्रेत आत्मा हो। वो तो मैं हूं। रजिया फिर हंसी। नहीं, अब मैं यह नहीं मान सकता। देवराज चौहान की नजर रजिया की ठोडी के नीचे फिसल ही गई थी और एक बार फिर देवराज चौहान को लगा था कि उसकी रगों और सराइयों में बिजली की लहर दौड़ने लगी है। क्यों? रजिया के लहजे में खनक थी। अब क्या बदलाव आ गया है? बहुत बड़ा बदलाव। देवराज चौहान के शब्द सरसराने लगे थे। यह तो माना कि तुम दहकती हुई गर्म औरत हो सकती हो। तुम्हारे अंदर भी एक ज्वालामुखी धधक रहा है, लेकिन हो तो एक औरत ही। रजिया बड़े खुलेपन से हंसी। यह तुमने ठीक कहा कि मैं एक दहकती हुई औरत हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम्हारे अंदर भी एक ज्वालामुखी है। फिर रजिया उठती हुई बोली, मैं अभी आई। लेकिन वो आग? देवराज चौहान ने जल्दी से कहा। मैं उसका भी प्रबंध कराऊंगी कि तुम्हें वो आग दिखा सकूं। वो चली गई थी और देवराज चौहान ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। इतनी सी देर में ही देवराज चौहान की सांस तेज चलने लगी थी। अगर रजिया थोड़ी देर और उसके सामने बैठी रहती तो उसको खुद पर काबू पाना कठिन हो जाता, क्योंकि देवराज चौहान की निगाह निरंतर रजिया की ठोडी से नीचे फिसलने लगी थी। गजब की औरत थी रजिया। वो किसी भी मर्द पर जादू डालने के सारे हथकंडे न सिर्फ जानती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि वो उन हथकंडों को आम तौर पर आजमाती भी रहती है। प्रोग्राम बदल गया है राजदेव, उसने आते ही बड़े मित्रतापूर्ण ढंग से कहा। अभी अभी मुझे महान मोहिनी जी के कुछ नए निर्देश मिले हैं। क्या मतलब? रजिया ने जवाब देने की बजाय कहा। उठो और मेरे साथ चलो। देवराज चौहान असमंजस के साथ कुर्सी से उठ गया। क्या कहीं बाहर चलना है? हाँ, रजिया ने जवाब दिया। वो कमरे से निकले, लेकिन रजिया बाहरी दरवाजे की तरफ नहीं जा रही थी। देवराज चौहान को फिर पूछना पड़ गया, तुम तो कहीं बाहर चलने के लिए कह रही थी। हम बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त उस दरवाजे से नहीं निकला जा सकता। क्यों? क्योंकि बाहर सड़क पर लोग आ जा रहे होंगे, रजिया ने कहा। सड़क पर ट्रैफिक भी होगा। रजिया के जवाब ने देवराज चौहान को और भी उलझा दिया था। उलझन के साथ देवराज चौहान को झुंझलाहट भी हो रही थी, क्योंकि रजिया किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं कर रही थी, लेकिन देवराज चौहान चुपचाप उसके साथ चलता रहा था। एक राहदारी के सिरे पर सीढ़ियां थी जो शायद किसी तहखाने में उतर रही थी। सीढ़ियों पर अंधेरा था, लेकिन रजिया ने कोई स्विच दबाकर वहां रोशनी कर दी थी। जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो देवराज चौहान ने तहखाने की बाईं तरफ एक 6 फुट ऊंचा दरवाजा देखा, जिसके किवाड़ नहीं थे। तहखाने में सामान के नाम पर सिर्फ एक तिपाई रखी हुई थी। रजिया ने तिपाई पर रखी टॉर्च उठाकर जलाई और फिर उस अंधेरे सुराख में प्रवेश कर गई। देवराज चौहान खामोशी से उसका अनुसरण करता जा रहा था। यह एक सुरंग थी।
और अब दोनों उस सुरंग में चल रहे थे। तो यह सुरंग किसी दूसरे मकान तक चली गई है। देवराज चौहान चुप रहने का इरादा तोड़ बैठा। और वो मकान भी, हाँ, वो मकान भी हमारे ही कब्जे में है। रजिया ने देवराज चौहान की बात काटते हुए कहा, लेकिन मेरा स्थायी निवास वहीं पर था जहां से हम आ रहे हैं। था? देवराज चौहान ने रजिया के उस था शब्द को पकड़ा। हाँ, अब शायद मैं दोबारा उधर न जा पाऊं। वो क्यों? क्या हो गया है? किसी ने मुखबरी कर दी है कि रात के अंधेरे और सन्नाटे में लोग वहां आते जाते हैं। इस वक्त पुलिस के जवान सादे कपड़ों में उस बंगले को घेरे हुए हैं। उन्होंने जगह जगह छुपकर पोजीशन ले रखी है। उन्हें ऑर्डर है कि वो रात के 2 बजे तक सिर्फ निगरानी करते रहें कि 2 बजे तक वहां कोई आता जाता है या नहीं। 2 बजे के बाद वो जवान वहां छापा जरूर मारकर तलाशी ले कि इस भूतहा मकान में क्या चक्कर चल रहा है। ओह! देवराज चौहान के मुंह से निकला। और अगर, रजिया आगे बोली, हम उसी रास्ते से बाहर निकलते तो जरूर पुलिस वालों की नजर में आ जाते, और न निकलते तो 2 बजे पुलिस छापा मारकर हमें पकड़ लेती। लेकिन महान मोहिनी जी इतनी लापरवाह तो नहीं कि अपने सेवकों को इस किस्म की मुसीबत में बेवजह घिर जाने दे। तो तुम्हें इसकी सूचना मोहिनी से मिली थी? हाँ, लेकिन मैंने तो उस मकान में कोई टेलीफोन नहीं देखा था। देवराज चौहान ने कहा। मोहिनी जी महान है, उन्हें ऐसी चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। रजिया गर्व से बोली। अगर वो इस वक्त भी मुझसे कुछ कहेंगी तो उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। रजिया की बात पर देवराज चौहान ने इसलिए फौरन यकीन कर लिया क्योंकि खुद देवराज चौहान को कई बार उसका अनुभव हो चुका था कि उसने मोहिनी की आवाज इस तरह सुनी थी जैसे मोहिनी उसके पास ही खड़ी हो या बैठी हो, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। देवराज चौहान ने सवाल किया, और उस काली बिल्ली जाबा का क्या होगा? जाबा इस वक्त बहुत व्यस्त होगी। व्यस्त? क्या मतलब? वो मकान में धूल का स्प्रे कर रही होगी। रजिया ने हंसकर कहा। 2 बजने में अभी काफी देर है। तब तक जाबा वहां धूल मिट्टी की परत जमाकर उसकी हालत ऐसी कर देगी जैसे वो मकान वाकई लंबे समय से बंद पड़ा हो। उसके बाद क्या वो भी इसी रास्ते से निकलेगी? वो तो किसी भी रास्ते से निकल सकती है। रजिया फिर हंसी थी। बिल्ली बनकर? देवराज चौहान ने अनायास कह डाला। रजिया ऐसी बन गई जैसे उसने देवराज चौहान की बात सुनी ही ना हो। तब तक सुरंग समाप्त हो गई थी और वो दोनों फिर उसी प्रकार के एक तहखाने में थे जहां से चले थे। वहां की पथरीली सीढ़ियां उन्हें ऊपर पहुंचा सकती थी। दोनों वो सीढ़ियां भी चढ़ गए। रजिया ने टॉर्च की रोशनी छत पर डाली। वहां एक स्विच लगा नजर आ गया था देवराज चौहान को। रजिया का हाथ उस स्विच की तरफ बढ़ा और उसने वो स्विच दबा दिया। शायद यह बाहर जाने का रास्ता खोलने के मैकेनिज्म का स्विच था। देवराज चौहान का दिमाग इस बात में अटका हुआ था कि मुखबरी किसने की होगी। क्या वही लोग जिन्होंने अपने एक बंदे को उससे मिलने चौपाटी भेजा था? स्विच दबाते ही छत में एक बड़ा चौकोर शून्य पैदा हो गया था। वो शून्य क्या पैदा हुआ? देवराज चौहान को यूं लगा जैसे नर्क का द्वार खुल गया हो। गर्म हवा का एक झोंका इस तरह उनके चेहरों से टकराया था जैसे भरी दोपहरी में वो किसी रेगिस्तान में पहुंच गए हो। गर्मी के साथ धुआं भी था। देवराज चौहान और रजिया को एक साथ खांसी आ गई थी। उस धुएं से आगे देवराज चौहान को शोले भी लपकते नजर आए थे। देवराज चौहान हड़बड़ाकर उल्टे कदमों एक साथ 3-4 सीढ़ियां नीचे उलट आया था। यही प्रभाव रजिया पर भी पड़ा था। हे भगवान! उसके मुंह से निकला। यह यह क्या मुसीबत है? देवराज चौहान खांसता हुआ बोला। आग! रजिया की हालत भी खराब थी। किसी ने इस मकान में आग लगा दी है ताकि ताकि हम इधर से भी न निकल सकें। फिर रजिया मजबूती से देवराज चौहान का हाथ पकड़कर तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई। तहखाने में धुआं बढ़ता जा रहा था। उस ऊपरी सुराख को तो बंद बंद कर दो! देवराज चौहान चीखा। इधर से इसको बंद करने का कोई उपाय नहीं। यह उधर जाकर दूसरी ओर से ही बंद किया जाता है। हाँ, 2 मिनट बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। अब जल्दी चल पड़ो।
लेकिन तहखाने में धुआं बनने के लिए बचा हुआ 1 मिनट ही काफी था। देवराज चौहान खांसते खांसते बेहाल हुआ जा रहा था। उसकी आंखों में मिर्चें सी भरती जा रही थी और आंसू बहने लगे थे। रजिया देवराज चौहान का हाथ थामे तहखाने से सुरंग में चली आई थी। क्या हम वापस उसी महान में चलेंगे? देवराज चौहान अब भी खांस रहा था। नहीं, वो रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, ताकि ताकि पुलिस भी उसका पता न पा सके। तो फिर अब क्या? मैं बता चुकी हूँ कि महान मोहिनी जी कभी भी अपने सेवकों को मुसीबतों में घिरे नहीं रहने देती। वो जरूर कुछ करेंगी। रजिया के कदम तेजी से सुरंग में उठ रहे थे। टॉर्च अब भी उसके हाथ में थी। अच्छा हुआ कि हड़बड़ी में उसके हाथ से टॉर्च कहीं कहीं गिर पड़ी थी। हम जा कहाँ रहे हैं? देवराज चौहान ने उत्सुकता से पूछा। तुमने तो कहा था कि उस इमारत का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें उस धुएं से तो दूर हो जाना चाहिए ना। रजिया का लहजा कुछ झुंझलाया सा था। सुरंग जहां समाप्त हुई, या ऐसा कहें कि जहां से सुरंग शुरू हुई थी, दोनों वहां पहुंचकर रुक गए। अभी धुआं वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उनकी आंखों की जलन तो तुरंत खत्म नहीं हो सकती थी। उस समय न जाने कैसे देवराज चौहान को ख्याल आ गया कि उसने रजिया को शोलों में घिरे देखा था, लेकिन इस वक्त वो इस तरह आग से घबरा गई थी जैसे कोई आम औरत घबरा सकती है। अचानक रजिया बोल उठी, जरा यह टॉर्च तो संभालो। उसने टॉर्च देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी थी। जब देवराज चौहान ने रजिया के हाथ से टॉर्च ले ली, तो रजिया ने दीवार से पीठ लगाकर आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों की एक एक उंगली अपने कानों में ठूंस दी। यह क्या हो गया तुम्हें? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। श्श! रजिया ने आंखें खोले बगैर सरसराते स्वर में कहा। किसी भी क्षण मुझे महान मोहिनी जी की तरफ से कोई निर्देश मिल सकता है कि हम इस समस्या से किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। देवराज चौहान मुंह खोले व्यंग से रजिया का चेहरा देखता रह गया। वो देवराज चौहान को बड़ी हास्यास्पद लग रही थी, और उस वक्त देवराज चौहान को पहली बार महसूस हुआ जैसे उसे कोई रहस्यमय और डरावना ड्रामा दिखाया जा रहा है। वैसी असलियत वो नहीं थी जो उसे नजर आ रही थी। टॉर्च देवराज चौहान के हाथ में थी और देवराज चौहान ने रोशनी का दायरा रजिया के चेहरे पर ही जमा रखा था। कुछ क्षण बाद ही देवराज चौहान ने रजिया को आंखें खोलते और अपने कानों से अपनी उंगलियां निकालते देखा। रजिया के होठों पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर रजिया ने देवराज चौहान के हाथ से टॉर्च दी। वो देवराज चौहान का हाथ पकड़कर सुरंग में उसी तरफ चल पड़ी जिस तरफ से वो लौटे थे। देवराज चौहान चुप रहना चाहता था, मगर बोल पड़ा। क्या निर्देश मिल गया? हाँ, मिल गया, रजिया ने तेजी से कहा। क्या निर्देश है? बस देखते जाओ। रजिया टॉर्च की रोशनी सुरंग के दाएं किनारे पर डालती आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास चीज की तलाश थी। और फिर रजिया एक जगह रुक गई। देवराज चौहान ने टॉर्च की रोशनी में एक सलाख देखी जो दीवार की जड़ से करीब 1 फुट ऊपर बाहर निकलकर एक कुंडे की तरह मुड़ी हुई थी। रजिया झुकी और उसने कुंडे को अपनी उंगलियों में फंसाकर बाहर की तरफ खींचा। देवराज चौहान के ख्याल में उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा था। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई थी और दीवार एक जगह से 2 फाड़ होती नजर आई। आओ, कहकर रजिया तेजी के साथ दीवार में उत्पन्न हुए रास्ते में घुस गई। देवराज चौहान भी उसके पीछे हो लिया। अब रजिया आगे ही बढ़ती रही तो देवराज चौहान बोला, क्या इस रास्ते को बंद करना जरूरी नहीं? वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से अपने आप बंद हो जाएगा। उसी वक्त देवराज चौहान ने अपने पीछे वैसी ही गड़गड़ाहट सुनी जैसी उसने दीवार 2 भागों में बंटते समय सुनी थी। वो रास्ता बंद हो चुका था। अब हम सुरक्षित हैं, रजिया ने चैन की सांस लेकर कहा। थोड़ी दूर जाकर उन्हें फिर से वैसी ही पथरीली सीढ़ियां चढ़नी पड़ी थी जैसे कि आग वाले दहाने के नीचे थी, लेकिन इस बार धुएं ने उनका स्वागत नहीं किया। वो सुरक्षित ऊपर पहुंचकर बाहर निकल आए। इस बार वो जिस इमारत में पहुंचे थे वो कीमती और मॉडर्न फर्नीचर से सजी हुई थी, और वहां जूही ने उनका स्वागत किया था। जूही देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई तो थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके बाद जूही
रजिया को अलग ले गई थी और दोनों कुछ देर बातें करती रही थी। वो इतनी धीमी आवाजों में बातें कर रही थी कि देवराज चौहान कुछ समझ नहीं पाया था। उसके बाद रजिया ने देवराज को एक बेडरूम में पहुंचा दिया और बोली, तुम आराम करो, मैं जूही के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया तो दोनों चली गई। देवराज चौहान थके हुए ढंग से एक कुर्सी पर ठेर हो गया। वो सचमुच इतना थक गया था जैसे वो कोई बहुत भारी काम करता रहा हो। उसका यह एहसास अब तक कायम था कि उसे जानबूझकर कोई सस्पेंसफुल और हॉरर ड्रामा दिखाया जा रहा था। मगर क्यों? देवराज चौहान के दिमाग में एक अहम सवाल उभरा, लेकिन इस सवाल का जवाब भविष्य में छुपा हुआ था। देवराज चौहान को तब तक न जाने रहस्यों की कितनी परतें उधेड़नी पड़ती, कितनी बार मौत के मुंह में जाकर वापस लौटना पड़ना था। इसका अनुमान उसे इस वक्त नहीं था। इजी चेयर पर लेटे लेटे न जाने कब देवराज चौहान को नींद आ गई थी। फिर देवराज चौहान तब जागा जब उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ा गया था। देवराज चौहान को इस तरह जबरन जगाने वाली रजिया थी। जब देवराज चौहान सीधा बैठकर आंखें मल रहा था तो रजिया ने कहा, तुम कुर्सी पर बैठे बैठे ही कई घंटे सो चुके हो। अब जल्दी से नहा धोकर रेडी हो लो। तुम्हारे कपड़े और दूसरी चीजें बिस्तर पर रखी हुई हैं। वो देखो, कहीं चलना है क्या? देवराज चौहान ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। हाँ, और जल्दी हमें रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन? सही समझे, रजिया ने जवाब दिया। मगर स्टेशन क्यों? शायद तुम अब भी नींद में हो। क्या भूल गए कि तुम्हें विमल ठाकुर बनकर... ओह, मैं वाकई भूल गया था रजिया, और यह भी भूल गया था कि मुझे इस बारे में तुमसे एक सवाल भी पूछना है। वैसे तो यह भी एक आश्चर्य की बात है कि मैं विमल ठाकुर का हमशक्ल हूँ। क्या संयोग से तुम भी उसकी पत्नी की हमशक्ल हो? नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ता? वजह भी बता दूंगी। रजिया कुछ झुंझला गई थी। पहले तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, इतनी देर में मैं भी तैयार होकर आती हूँ, कहकर रजिया चली गई थी। देवराज चौहान भी थके उलझे दिमाग के साथ कुर्सी से उठकर तैयारी में व्यस्त हो गया। इस तैयारी में देवराज चौहान को लगभग पौन घंटा लग गया था। रजिया भी इतनी देर में तैयार होकर नहीं आ सकी थी। देवराज चौहान फिर इजी चेयर पर बैठ गया था और उसी समय देवराज चौहान के लिए नाश्ता आ गया था। नाश्ता लाने वाली हस्ती ऐसी थी कि देवराज चौहान उसे देखकर चौंक गया। वो वही काली बिल्ली जैसी लड़की मरजाबा थी। तुम? देवराज चौहान के मुंह से निकला। पहले की तरह ही वो खामोश रही थी और उसका चेहरा सपाट रहा था। उसने नाश्ते की ट्रॉली देवराज चौहान के सामने सरकाई और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। उसकी यह हरकत देवराज चौहान को बड़ी अजीब लगी थी। देवराज चौहान उत्सुकता से उसकी तरफ देख ही रहा था कि जाबा ने दूसरी अजीब हरकत कर डाली थी। मरजाबा ने इधर उधर देखकर बड़ी सतर्कता के साथ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया था। अनायास देवराज चौहान ने पूछना चाहा था कि यह क्या है, लेकिन मरजाबा के फौरन होठों पर अपनी लंबे नाखूनों वाली उंगली रखकर देवराज चौहान को चुप रहने का इशारा किया और एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। अब कागज का वो टुकड़ा देवराज चौहान के हाथ में था और देवराज चौहान के दिमाग की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई पहिया तेजी से घूम रहा हो। मरजाबा बहुत तेजी से चलती हुई कमरे से निकल गई थी। अब देवराज चौहान ने कागज पर निगाह डाली। कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा प्रेसिडेंट होटल में दी जा रही पार्टी में एक हस्ती प्रिंसेस तानिया की भी होगी। कोशिश करना कि उससे अकेले में मिल सको। इसमें तुम्हारे भले की कई बातें छुपी हुई हैं। इन पंक्तियों के नीचे किसी के साइन नहीं थे। पढ़कर देवराज चौहान को ऐसे लगा जैसे उसके आसपास संपूर्ण सन्नाटा फैल गया हो। उस कागज के टुकड़े का मुख्य पॉइंट देवराज चौहान फौरन समझ गया। वो यह था कि मरजाबा मोहिनी ग्रुप को डबल क्रॉस कर रही थी। उसका संबंध उसी दूसरी पार्टी से था जो मोहिनी की विरोधी पार्टी थी। ठक 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 ऊंची एड़ी के सैंडलों की आवाज ने देवराज चौहान के आसपास फैले सन्नाटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रजिया इसी कमरे की तरफ आ रही थी।
देवराज चौहान ने जल्दी से कागज का टुकड़ा अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। जब रजिया कमरे में आई थी तो देवराज चौहान ने पूरी कोशिश की थी कि उसके चेहरे से किसी किस्म का भाव प्रकट न होने पाए। आखिरकार वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां से उन्हें राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जाना था। स्टेशन तक आने के लिए उन्होंने एक एम्बेसडर कार इस्तेमाल की थी। कार जूही ड्राइव कर रही थी। जूही उन्हें रेलवे स्टेशन के बाहर तक पहुंचाकर उसी कार को लेकर वापस लौट गई। वो उनके साथ प्लेटफॉर्म तक भी नहीं गई थी। उनका सामान 2 सूटकेसों में था। दोनों सूटकेस एक कुली ने उठा लिए। प्लेटफॉर्म पर आकर वो राजधानी के एक कूपे में चढ़ गए। कुली ने उनके सूटकेस भी अंदर रख दिए थे। यह कूपा एयर कंडीशन था। अब वहां देवराज चौहान और रजिया के अलावा कोई नहीं था। रजिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे रजिया बोलने के मूड में ना हो। रजिया ने देवराज चौहान की तरफ देखा और बोली, मैं सोच रही हूँ कि जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कौन हो तो तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या मतलब? देवराज चौहान ने बेचैनी से पूछा। मुझे महान मोहिनी जी से निर्देश मिला है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इंसान नहीं हो। देवराज चौहान के दिमाग में कई बार का सुना हुआ वो वाक्य गूंज उठा। तुम एक साया हो। देवराज चौहान आगे कुछ पूछने की बजाय सिर्फ रजिया का मुंह देखता रह गया। उसकी नजर में बहुत सी प्रश्न चिन्ह थे। रजिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम भगवान के बनाए हुए नहीं हो। तुम्हारा निर्माण एक इंसान ने किया है। तुम्हें महान मोहिनी जी ने बनाया है। तुम तुम एक कैरेक्टर हो, एक किरदार। देवराज चौहान आश्चर्य और अविश्वास के भाव चेहरे पर लिए रजिया की तरफ देखता रहा। शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके साथ बीत रहा था वो सारा ही हैरान कर देने वाला था। महान मोहिनी जी एक महान लेखिका भी हैं। उनकी जैसी लेखिका न पहले कभी पैदा हुई है न आगे कभी पैदा होगी। वो अपनी कहानियों में जिन कैरेक्टरों का निर्माण करती है, जो किरदार बनाती है, वो साकार रूप ले लेते हैं। उन्हें एक जीती जागती हस्ती के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उनकी वो कहानियां कभी प्रकाशित नहीं होती। वो उनके पास सुरक्षित रहती हैं। उन्होंने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी अपने दिमाग से कागज पर पैदा करके उन जानवरों को बहुत बड़ी बड़ी योग्यताएं प्रदान की हैं और वो भी साकार हो गए हैं। देवराज चौहान के दिमाग में जाबा की छवि लहरा गई। रजिया कहती रही, तुम भी महान मोहिनी जी द्वारा रचित एक चरित्र हो, एक किरदार हो। इसलिए तुम्हें तब तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि मोहिनी जी अपनी कहानी में तुम्हें मार डालने का फैसला न कर ले। देवराज चौहान बिल्कुल स्तब्ध बैठा रहा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न होकर रह गया हो। सिर्फ दिमाग सुन्न नहीं हुआ था और असंख्य सवाल उसके दिमाग में चकरा रहे थे। लेकिन देवराज चौहान किसी परिणाम तक पहुंचने में असमर्थ था। रजिया की बातें हकीकत थी या यह भी कोई नई कहानी थी? वो सोच रहा था। इस सवाल का जवाब कौन देता? देवराज चौहान ने इस विषय में रजिया से कोई बहस करना बेकार समझा। यह उसे आने वाला समय ही बता सकता था कि हकीकत क्या थी। आखिर यात्रा शुरू हुई। ट्रेन मुंबई को पीछे छोड़कर निरंतर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की गड़गड़ाती गूंज से देवराज चौहान को जीवन का आभास हो रहा था, वरना बाहर के पीछे दौड़ते अंधेरे वातावरण में तो देवराज चौहान को मौत के साए से नाचते नजर आ रहे थे। उस वक्त कूपे की रोशनी में सिर्फ रजिया का चेहरा देवराज चौहान के सामने था और वो भी उसे कोई हसीन जादूगरनी जैसी लग रही थी, सुंदर और सुडौल अंगों से सजी एक सजीव मूर्ति जैसी। उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। रजिया न जाने किन ख्यालों में गुम थी और इधर देवराज चौहान का दिमाग भी विचारों के भार तले दबा हुआ था। रजिया ने देवराज चौहान को मोहिनी की जो कहानी सुनाई थी, उसकी सनसनी को अब तक अपने पूरे शरीर में दौड़ती महसूस कर रहा था। एक सवाल की चोट तो लगातार देवराज चौहान के दिमाग पर पड़ रही थी। क्या मैं कोई इंसान नहीं? क्या वाकई में सिर्फ एक कहानी का पात्र हूँ जिसकी रचना खुद एक रहस्यमयी लेखिका ने की है? वो सोचे जा रहा था।
क्या असल में कोई लेखक या लेखिका ऐसा हो सकता है जिसके द्वारा रचित पात्र साकार रूप ले लेते हों? रजिया की सुनाई हुई यह कहानी देवराज चौहान को वास्तव में एक कहानी मालूम हो रही थी। देवराज चौहान उन घटनाओं को भी नहीं भूल सकता था जो अब तक उसके साथ घटी थी। कदम कदम पर उसे ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा था जिनके अजीबोगरीब होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। वो सारी घटनाएं देवराज चौहान के दिमाग में एक के बाद एक यूं स्पष्ट रूप से उभर रही थी जैसे कोई फिल्म चल रही हो। फिर जब फिल्म का एक कैरेक्टर देवराज चौहान के दिमाग में उभरा तो देवराज चौहान के जिस्म में फैली सनसनी और बढ़ गई। जाबा एक ऐसी हस्ती थी जिसे देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ सकते थे। जाबा रहस्यमय ही नहीं, भयंकर भी थी। देवराज चौहान को कभी जाबा की आवाज सुनने का मौका नहीं मिला था और जाने क्यों देवराज चौहान के दिमाग में यह सवाल जम गया था कि अगर उसे कभी जाबा की आवाज सुनने का मौका मिला भी तो वो किसी लड़की की नहीं बल्कि एक बिल्ली की ही आवाज होगी। जाबा की सांसों की आवाज भी बिल्ली की गुर्राहटों जैसी थी और वो चलती भी बिल्ली की तरह बेआवाज थी। मरजाबा के बारे में सोचते सोचते देवराज चौहान को लगा कि उसकी नस नस में खौफ की लहरें दौड़ने लगी थी। इससे बचने के लिए देवराज चौहान ने जाबा का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और रजिया की तरफ देखने लगा। रजिया अपनी बर्थ पर लेट चुकी थी और उसने अपनी दाहिनी बांह आंखों पर रख ली थी। इस तरह शायद वो कूपे में जल रही लाइट से अपनी आंखों को बचाना चाहती थी ताकि जल्दी नींद आ सके। हो सकता था कि वो सो भी चुकी हो। देवराज चौहान ने भी यही ठीक समझा कि लाइट बुझाकर खुद भी सो जाए। देवराज चौहान लेट तो गया लेकिन ख्यालों की उदंड धारा उसे अपनी लपेट में लिए ही रही। मोहिनी किसी भयानक प्रेत की तरह उसके दिमाग पर सवार थी। प्रबल इच्छा के बाद भी देवराज चौहान को मोहिनी की कल्पना से मुक्ति नहीं मिल सकी। यूं लगता था जैसे देवराज चौहान का दिमाग भी मोहिनी का गुलाम हो गया हो। मोहिनी के तिलिस्मी घेरे से निकलना शायद देवराज चौहान के दिमाग के लिए असंभव हो चुका था। वो लेटा सोचता रहा। देवराज चौहान ने मोहिनी से जान छुड़ाने की विगत में बहुत कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं मोहिनी के जाल में न उलझूं और अपने आप को परिस्थितियों की धारा पर भगवान भरोसे बह जाने दूं जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं। हालांकि देवराज चौहान की यह स्थिति ज्यादा समय से नहीं थी लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार वो अभी से उस पंछी की तरह व्याकुलता से छटपटाने लगा था जिसने अभी अभी पिंजरे से समझौता कर लिया हो क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली जा रहा था सुपरफास्ट ट्रेन में। लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा हो। वो मन ही मन तिलमिला रहा था। अभी तक देवराज चौहान को यह भी नहीं मालूम था कि दिल्ली पहुंचकर उसे क्या काम करना होगा। देवराज चौहान को सिर्फ इतना मालूम था कि वहां उसे प्रेसिडेंट होटल में होने वाले एक सम्मान समारोह में भाग लेना था जिसका मुख्य अतिथि मशहूर अभिनेता और राजनेता आर्नोल्ड श्वांगेर था। उस समारोह की याद आते ही देवराज चौहान को जाबा का दिया हुआ वो कागज भी याद आ गया जिसमें लिखा था कि वो दिल्ली में उस समारोह की पार्टी में प्रिंसेस तानिया नाम की किसी औरत से जरूर मिले। जाबा ने तो मैसेज इस तरह देवराज चौहान को दिया था जैसे वो चाहती हो कि इसकी इस हरकत का पता मोहिनी को न चले। इसका मतलब था कि जाबा मोहिनी को धोखा दे रही थी। वो फ्रंट में मोहिनी की गुलाम थी लेकिन असल में उसका संबंध उन लोगों से था जो मोहिनी के खिलाफ सक्रिय थे। देवराज चौहान को वो आदमी याद आ गया जिसने देवराज चौहान को उसके बारे में कुछ बताने के लिए चौपाटी बुलाया था। लेकिन अंजाम क्या हुआ था? उस आदमी की दर्दनाक मौत। दर्दनाक ही नहीं, रहस्यमय और भयानक मौत। देवराज चौहान की समझ में शायद यह दुनिया का पहला ही केस होगा जब किसी आदमी ने खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटकर प्राण त्याग दिए हों। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि उस व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर करने वाली ताकत मोहिनी ही थी। देवराज चौहान सोच रहा था।
मैंने उस समय मोहिनी की हंसी की आवाज़ सुनी थी, हंसने की आवाज़, और मुझे याद है कि वो व्यंग भरी हंसी बड़ी जहरीली थी। इससे देवराज चौहान ने समझ लिया था कि वो विरोधी पार्टी मोहिनी ग्रुप से ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन उस पार्टी की एक सदस्य बड़ी भयानक थी, जाबा। देवराज चौहान ने उसकी गूंगी संगत में जितना समय बिताया था, उसे याद करके देवराज चौहान अब भी सिहर उठता था। उसके साथ ही देवराज चौहान के दिमाग में एक सवाल ने सिर उठाया था, क्या मोहिनी जाबा की असलियत से अनजान होगी? देवराज चौहान को इसकी संभावना नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान को यह संभावना प्रबल नजर आ रही थी कि मोहिनी ने खुद जाबा को ढील दे रखी थी। वो जब चाहती जाबा की लगाम खींच लेती। अचानक एक और ख्याल बिजली की तरह देवराज चौहान के दिमाग में कौंधा। यह भी तो हो सकता है कि मोहिनी मीरा एक और इम्तिहान लेना चाहती हो और उसने मुझे जिस मिशन पर भेजा है उसके लिए मुझे आजमाना चाहती हो। देवराज चौहान असमंजस में पड़ा रहा था और ट्रेन चीखती चिंगाड़ती अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती रही थी। नींद देवराज चौहान की आंखों से कोसों दूर थी। फिर वो अपनी दिमागी हलचल से व्याकुल होकर बर्थ पर से उठ गया और फिर उसने कूपे की लाइट भी जला ली। देवराज चौहान को महसूस हुआ था कि अंधेरे की वजह से उसकी उलझन और परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब रोशनी में देवराज चौहान ने रजिया की तरफ देखा। वो बेसुध सो रही थी। दिमाग कहीं दूसरी तरफ लगाने के लिए देवराज चौहान रजिया को सिर से पैर तक गौर से देखने लगा। रजिया को देवराज चौहान ने पहले भी देखा था, देखता ही रहा था, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त रजिया देवराज चौहान को बदली बदली सी नजर आ रही थी। इस वक्त वो एक सोई हुई अप्सरा लग रही थी, स्लीपिंग ब्यूटी। देवराज चौहान का दिल रजिया की तरफ खींचने लगा। शायद यह कूपे में उनके एकांत का परिणाम था, या फिर देवराज चौहान अब चेतन में ही अपने दिमाग से भय या परेशानी को झटकने के लिए ही उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। रजिया बेसुध सो रही थी, इसलिए उसका जिस्म बर्थ पर बिखरा बिखरा सा पड़ा था। उसने नाइटी वगैरह नहीं पहनी थी, बल्कि साड़ी ही बांधे रही थी। अपनी बेसुधी में उसकी साड़ी घुटनों तक ऊपर सरक गई थी। देवराज चौहान को अपने अंदर चिंगारियां सी फूटती महसूस हुई, या उसके लिए एक अनोखा अनुभव था, जबकि वो तेज रफ्तार से चलती ट्रेन के कूपे के एकांत में एक खूबसूरत हसीना को इस पोज में देख रहा था। देवराज चौहान रजिया को देखता रहा और देखता ही रहा। तूफान की लहरें देवराज चौहान को अपने पूरे अस्तित्व से टकराती महसूस हो रही थी। एक ज्वालामुखी था जो उबल पड़ने की राहें ढूंढ रहा था। देवराज चौहान को आभास भी नहीं हो सका था कि कब उसके कदम रजिया की तरफ बढ़ने लगे थे। देवराज चौहान तो उस समय पूरी तरह चौंका था जब उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी थी। अभी नहीं, देवराज चौहान ने पहचाना, यह मोहिनी की आवाज थी। देवराज चौहान के पैर इस तरह जम गए थे जैसे लोहा किसी ताकतवर चुंबक पर चिपक कर आसानी से उठाया नहीं जा सकता। 2-3 सेकंड के ही अंतराल से मोहिनी की आवाज देवराज चौहान को सुनाई दी। मैंने तुमसे एक बात कही थी राजदेव, क्या तुम मेरा वादा भूल गए? देवराज चौहान हतप्रभ सा अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा। उसके बदन में धधकता ज्वालामुखी इस तरह ठंडा पड़ गया था जैसे उस पर घनघोर बादल बरस गए हों। मोहिनी की हल्की सी आवाज फिर देवराज चौहान के कानों में गूंजी, अब सो जाओ। जब तुम मेरे काम में सफल हो जाओ तो रजिया तुम्हारी हो जाएगी। इस समय देवराज चौहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आधी जान ही निकल गई हो। वो पलटकर थके कदमों से अपने बर्थ की तरफ बढ़ा और जाकर बर्थ पर गिर पड़ा। काफी देर तक देवराज चौहान बेसुध पड़ा रहा था। फिर उसे सख्त प्यास महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। प्यास से देवराज चौहान का गला सूख रहा था, लेकिन शरीर इतना सुन्न सा हो रहा था कि उठकर पानी पीने की भी इच्छा नहीं थी देवराज चौहान की। आखिर जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ गई तो देवराज चौहान अलसाता हुआ सा उठा और जग से पानी का गिलास भरकर एक सांस में ही पी गया। उसी समय रजिया ने यूं करवट बदली कि उसका जिस्म चेहरे समेत पूरी तरह देवराज चौहान की तरफ हो गया। उसकी आंखें भी खुली थी
और फिर फौरन ही बंद भी हो गई थी। सोते में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन फिर तुरंत ही रजिया की आंखें दोबारा खुल गई थी। वो गौर से देवराज चौहान की तरफ देखने लगी थी। देवराज चौहान ने गिलास को दोबारा पूरा पानी से भरा और दूसरा गिलास भी एक ही सांस में पी गया। रजिया के माथे पर हल्की सी सिलवट उभरी और उसने उनिंदे से लहजे में पूछा, क्या बात है राजदेव? कुछ नहीं, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन उसकी भर्राई हुई आवाज उसके झूठ की पोल खोल रही थी। रजिया ने बड़े ध्यान से देवराज चौहान की तरफ देखा और फिर न जाने क्यों अचानक ही वो चौंक सी पड़ी थी। उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो, जबकि देवराज चौहान को ऐसी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी जो उसे चौंकने पर मजबूर कर देती। देवराज चौहान ने जग और गिलास रख दिए। खूब! अचानक रजिया देवराज चौहान की तरफ देखकर मुस्कुराई। देवराज चौहान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो वो बोली, अभी अभी महान मोहिनी जी ने मुझे पूरी बात बताई है। राजदेव, जब महान मोहिनी जी किसी को कोई काम सौंपती है तो वो चाहती है कि पूरी एकाग्रता से उनका काम किया जाए। हाँ, काम खत्म होने के बाद और नया काम मिलने तक उनके सेवक आजाद होते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकें, लेकिन वो आजादी भी एक खास सीमा तक ही दी जाती है। तुम जो काम करने जा रहे थे उसके लिए तो महान मोहिनी की सहमति हर कीमत पर जरूरी है। अगर उन्होंने तुमसे कोई वादा किया है तो जरूर उसे पूरा भी करेंगी। रजिया खामोश हुई तो देवराज चौहान खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर रजिया लाइट ऑफ करने के लिए उठी। बटन दबाने से पहले वो बोली, रात काफी हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए ताकि जब हम दिल्ली पहुंचे तो तुम पूरी तरह स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हो। देवराज चौहान अपनी बर्थ पर लेट गया। कूपे में अंधेरा छा गया। देवराज चौहान की सोचें अब भी चल रही थी, लेकिन फिर उसे नींद आ गई। देवराज चौहान उस समय जागा था जब ट्रेन एक हल्के से धचक्के के साथ किसी स्टेशन पर रुक गई थी। दिन चढ़ाया था और सूरज की रोशनी कूपे में फैल गई थी। देवराज चौहान ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा। 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। देवराज चौहान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। बैठकर देवराज चौहान ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर काफी चहल पहल थी। देवराज चौहान अंदाजा नहीं लगा सका कि वो कौन सा शहर था। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर रजिया को देखना चाहा, लेकिन वो अपनी बर्थ पर नहीं थी। देवराज चौहान ने समझा कि वो बाथरूम में होगी, लेकिन जब संयोग से देवराज चौहान की नजर उस तरफ उठी जहां रजिया का सूटकेस रखा हुआ था, तो उसने सूटकेस को गायब पाया। देवराज चौहान के दिमाग में खलबली सी मच गई। देवराज चौहान ने कूपे के दरवाजे की तरफ देखा। यह उसके लिए और परेशान कर देने वाली बात थी, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। देवराज चौहान बौखलाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले देवराज चौहान ने जाकर बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा। अगर रजिया अंदर होती तो दरवाजा भी अंदर से बंद होता, लेकिन देवराज चौहान के हाथ रखते ही दरवाजा खुलता चला गया था। स्पष्ट था कि रजिया को अंदर नहीं होना चाहिए था। फिर भी देवराज चौहान ने बाथरूम के अंदर झांक कर देखा। रजिया वाकई अंदर नहीं थी। मानसिक तनाव के बीच देवराज चौहान ने काफी तेज आवाज धड़ाम से बाथरूम का दरवाजा बंद किया था। देवराज चौहान कूपे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर में भी उसे रजिया नजर नहीं आई। रजिया को नजर आना भी नहीं चाहिए था। सूटकेस गायब होने से ही देवराज चौहान को संदेह हो गया था कि जाने कब रजिया ट्रेन से उतर चुकी थी। इसका अनुमान देवराज चौहान को बिल्कुल नहीं हो सका कि रजिया को किसी ने अगवा कर लिया होगा। लेकिन अगर रजिया को अगवा किया गया होता तो उसका सूटकेस तो कूपे में ही होना चाहिए था। देवराज चौहान यह अनुमान लगाने में भी असमर्थ था कि रजिया उसी स्टेशन पर उतरी थी या फिर काफी पहले कहीं उतर गई थी। देवराज चौहान कॉरिडोर की खिड़की से सिर बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर देखने लगा। वहां लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। कान फोड़ू शोर मचा हुआ था। कुली इधर से उधर दौड़ते फिर रहे थे। हॉकरों की आवाजें
एक दूसरे से गुड़मुड़ होकर अजीब सा असंगत शोर पैदा कर रही थी। लेकिन देवराज चौहान को रजिया दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। देवराज चौहान ने सिर खिड़की से अंदर कर लिया। उसी समय डाइनिंग कार के वेटर ने देवराज चौहान के पास आकर पूछा, नाश्ता ले आऊं सर? नहीं, देवराज चौहान ने झुंझलाहट की बेध्यानी में वेटर को मना कर दिया। हालांकि उसे काफी भूख लगी हुई थी। कूपे में वापस आकर देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और बर्थ पर जा बैठा। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी। आंधी में सवाल उमड़ रहे थे। आखिर रजिया कहाँ चली गई? क्यों चली गई? अब मुझे क्या करना चाहिए? देवराज चौहान कुछ समझने या फैसला करने में असमर्थ था। खुद उसकी डोर इस समय किसी अदृश्य हाथों में थी और देवराज चौहान जैसा व्यक्ति उस अदृश्य हाथ के इशारे पर नाच रहा था। इन दिनों इसका परिणाम क्या होगा? अति भयानक। फिर इंजन की सीटी सुनाई दी। शायद अब ट्रेन चलने वाली थी। देवराज चौहान के जी में आया कि वो भी अपना सूटकेस लेकर इसी स्टेशन पर उतर जाए। लेकिन फिर यह सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया कि उसका यह कदम मोहिनी की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध होने वाली कोई भी बात मोहिनी सहन नहीं कर सकती थी। देवराज चौहान चाहता था कि उस समय मोहिनी की आवाज उसे सुनाई दे और वो पूछ सके कि आखिर यह चक्कर क्या है। लेकिन इस समय देवराज चौहान को मोहिनी की आवाज नहीं सुनाई दी। ट्रेन ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की कर्कश आवाज भी देवराज चौहान के ख्यालों का तारतम्य नहीं तोड़ सकी थी। वो यही सोचकर परेशान था कि अगर उसे मोहिनी की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला तो वह दिल्ली जंक्शन पर उतरकर क्या करेगा। ट्रेन ने अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकना शुरू कर दिया था। देवराज चौहान की परेशानी दूर नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भूख का फिर एहसास होने लगा था। रजिया के लापता होने से देवराज चौहान नाश्ता भी नहीं कर सका था। देवराज चौहान बाथरूम में जाकर फ्रेश हो आया और फिर पानी का एक गिलास पीकर अपने आप को कुछ तसल्ली दी। परेशान होने से कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान ने बर्थ पर लेटकर सोचा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अच्छा हो या बुरा, उसकी सारी जिम्मेदारी मोहिनी पर ही होगी। काफी कोशिश के बाद आखिर देवराज चौहान खुद को समझा पाने में सफल हो गया और उठकर फिर बाथरूम गया। इस बार वो पूरी तरह नहाया धोया था। नहा धोकर देवराज चौहान ने कपड़े बदले। नहाकर वो खुद को काफी स्वस्थ और फुर्तीला महसूस करने लगा था। अब देवराज चौहान को भूख और ज्यादा सताने लगी थी। वो अपने कूपे से निकलकर डाइनिंग कार की तरफ चल पड़ा। चीखती चिंगारती और हॉर्न बजाती राजधानी एक्सप्रेस फुल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ भाग रही थी। इस समय तक ज्यादातर लोग नाश्ता कर चुके थे, इसलिए डाइनिंग कार की बहुत सी मेजें खाली पड़ी थी। देवराज चौहान एक मेज पर बैठा ही था कि वेटर उसके सिर पर आ पहुंचा था। देवराज चौहान ने वेटर को नाश्ते का ऑर्डर दिया और कोहनी मेज पर टिकाकर हथेली पर टोटी टिका दी। अपने कूपे में वापस जाओ। अचानक देवराज चौहान के कानों में मोहिनी की आवाज पड़ी। देवराज चौहान हड़बड़ाकर सीधा होकर बैठ गया। देवराज चौहान ने उत्सुकता से इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कोई उसकी तरफ आकर्षित नहीं था। तो पहले की तरह मोहिनी की आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दी है, देवराज चौहान ने सोचा। उसके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वहां से उठ जाए। मोहिनी के किसी आदेश की अवहेलना करना देवराज चौहान के लिए संभव नहीं था। देवराज चौहान उठकर खड़ा हो गया और नाश्ते का ऑर्डर कैंसिल करके डाइनिंग कार से बाहर निकलने के लिए पिछली तरफ बढ़ा। देवराज चौहान कुछ झुंझला गया था कि उसे नाश्ता भी नहीं करने दिया गया था, इसलिए देवराज चौहान को ख्याल ही नहीं रहा कि वो नाश्ता अपने कूपे में भी मंगवा सकता था। जब देवराज चौहान बाहर निकल रहा था तो एक व्यक्ति से टकराते टकराते बचा। वो व्यक्ति डाइनिंग कार के अंदर आ रहा था। ओह, माफ करना, वो व्यक्ति बोला, गलती सारी मेरी थी। कोई बात नहीं सर, गलती तो मेरी भी थी, देवराज चौहान ने कहा और उस व्यक्ति से कतराकर आगे बढ़ गया। सुनिए जरा, देवराज चौहान को पीछे से आवाज सुनाई दी। देवराज चौहान चौंक कर मुड़ा।
उसे उसी व्यक्ति ने पुकारा था। जब आप नाश्ता करने आए थे, वो व्यक्ति बोला, तो नाश्ता किए बिना ही क्यों जा रहे हैं? आगंतुक के होठों पर गुप्त सी मुस्कुराहट थी। देवराज चौहान हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं नाश्ता किए बगैर जा रहा हूँ? आइए ना, वो व्यक्ति फिर बोला। मुझे खेद है सर, लेकिन इस समय मैं बहुत जल्दी में हूँ, देवराज चौहान ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, कहकर वो व्यक्ति देवराज चौहान के साथ साथ चलने लगा था। देवराज चौहान रुका नहीं, वो निरंतर चलता रहा, लेकिन आश्चर्य भरी आंखें बराबर उस व्यक्ति पर जमी रही थी। देवराज चौहान सोच रहा था, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, फिर भी इसे चलती ट्रेन में मुझसे जरूरी बातें करनी है। मगर यह है कौन? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्लीज। उस व्यक्ति का स्टाइल ऐसा था जैसे कोई गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगे। आखिर आपको मुझसे क्या बातें करनी है? मेरा ख्याल है कि हम पहले कभी नहीं मिले। इस समय मिल जाने को भी गनीमत समझें, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। देवराज चौहान के मुंह से गहरी सांस निकल गई। फिर वो बोला, आपको मुझसे बातें करने की इतनी ही जिद है, तो आइए हम मेरे कूपे में चलते हैं। कूपे में? वो हिचकिचा गया। जी हाँ, देवराज चौहान अब भी चल रहा था। वहां वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? दरअसल इस बातचीत के लिए एकांत जरूरी है, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। वो हिचकिचाते हुए यूं बोला था जैसे सोच रहा हो कि उसे यह बात कहनी चाहिए या नहीं। उधर वो, देवराज चौहान ने तुरंत सोचा, तो यह व्यक्ति काफी देर से मेरी ताड़ में रहा लगता है, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं कि रजिया गायब हो चुकी है। देवराज चौहान ने एक बार सोचा भी कि वो रुक जाए और इस व्यक्ति से बात कर ही ले, लेकिन अगले ही क्षण उसे याद आ गया कि मोहिनी के आदेश का पालन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वो बड़ी खतरनाक हस्ती है। इसके अलावा देवराज चौहान उस अजनबी को यह भी नहीं बताना चाहता था कि रजिया गायब हो चुकी है। देवराज चौहान होठों में ही बड़बड़ाया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देवराज चौहान सख्त असमंजस में था और उसका कूपा पास आ चुका था। अचानक वो अजनबी खुद ही बोल पड़ा, खैर छोड़िए, आप शायद इस वक्त बहुत जल्दी में हैं। मैं आपसे फिर किसी वक्त मिल लूंगा, जैसे ही मौका मिला। लेकिन एक बात याद रखना राजदेव साहब। देवराज चौहान को झटका सा लगा। वो व्यक्ति उसका नाम भी जानता था। वो व्यक्ति कहता रहा, आप अपनी साथी से मेरा जिक्र मत करना और विश्वास कीजिए कि मैं आपको यह सलाह आपकी ही भलाई के लिए दे रहा हूँ। फिर वो देवराज चौहान के बोलने का इंतजार किए बगैर ही मुड़ा था और तेजी से दूर होता चला गया था। देवराज चौहान इस वक्त अपने कूपे के दरवाजे पर था। देवराज चौहान समझ गया कि उस व्यक्ति की इतनी तेजी की वजह यह थी कि वो रजिया के सामने नहीं पड़ना चाहता था, जबकि रजिया कूपे में थी ही नहीं। देवराज चौहान ने कूपे में आकर दरवाजा बंद किया और बर्थ पर ढेर हो गया। एक बार फिर एक विचित्र सी स्थिति देवराज चौहान के सामने आई थी। चलती ट्रेन में एक अजनबी उससे जरूरी बातें करना चाहता था और उसका नाम भी जानता था। देवराज चौहान को वो आदमी याद आ गया जो मुंबई की चौपाटी पर उससे मिला था, लेकिन कोई बात करने से पहले ही खुद अपने हाथों से अपना गला घोटकर मर गया था। देवराज चौहान सोच रहा था, उसने देखने में आत्महत्या की थी, लेकिन वो हत्या थी। मोहिनी की रहस्यमय शक्ति ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। क्या इस अजनबी का भी यही हर्ष होने वाला है? अब तक इस पार्टी को मोहिनी देवी की रहस्यमय शक्तियों का सही अंदाजा नहीं हो पाया लगता है। देवराज चौहान ने यह भी सोचा कि क्या मोहिनी को इस बात का पता चल गया होगा कि ट्रेन में भी किसी व्यक्ति ने देवराज चौहान से बातें करने की कोशिश की है। देवराज चौहान को बर्थ पर लेटे लेटे आधा घंटा बीत गया, लेकिन देवराज चौहान को समय बीतने का पता ही नहीं चला था। फिर देवराज चौहान उस समय चौंक कर उछला था जब उसे मोहिनी की आवाज सुनाई दी थी। राजदेव, मोहिनी ने उसे संबोधित किया था। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर फिर सीधा लेट गया। मोहिनी की आवाज सुनाई देती रही। वो कह रही थी, 15 मिनट बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी। यह स्टॉप 3 मिनट का होगा। तुम्हें इस स्टेशन पर उतरना है, लेकिन उस समय
जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे सरकना शुरू कर दे। रुकी हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश बिल्कुल मत करना। स्टेशन के मेन गेट से बाहर रजिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। शायद तुमने मेरे निर्देश को पूरी तरह समझ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार फिर सब कुछ दोहरा देती हूँ। देवराज चौहान निश्चल और निश्चेष लेटा रहा और मोहिनी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। देवराज चौहान इस सारे इंद्रजाल पर गौर करता रहा। देवराज चौहान को अब पता चल चुका था कि मोहिनी उनका पीछा करने वाले व्यक्ति से अनजान नहीं थी। हो सकता है कि बिल्कुल शुरुआत में उसे पता न हो, लेकिन किसी न किसी समय पता चल ही गया था। फिर उसने कोई खास प्लानिंग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप रजिया कूपे से गायब हो गई थी। देवराज चौहान गंभीरता से सोच रहा था। और अब मोहिनी ने महसूस किया होगा कि मुझे भी ट्रेन छोड़ देनी चाहिए। उसने मुझे चलती ट्रेन से उतरने का निर्देश दिया था। इससे स्पष्ट था कि वो मेरा पीछा करने वालों को ट्रेन से उतरने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने यह भी कहा था कि रजिया स्टेशन के बाहर मेरी प्रतीक्षक होगी। इससे देवराज चौहान इस परिणाम पर पहुंचा था कि रजिया ने कूपा तो छोड़ दिया था, लेकिन ट्रेन नहीं छोड़ी थी। उसने किसी दूसरे अपार्टमेंट में यात्रा की होगी, अब भी कर रही होगी। अगले स्टेशन पर वो ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर जाकर मेरा इंतजार करने लगेगी। देवराज चौहान बेचैनी सी महसूस करने लगा था। अब उसका जी चाह रहा था कि किसी तरह उस अजनबी से मिल ले। हो सकता है कि उससे देवराज चौहान को अपने बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। उसका अतीत जो उससे पिछड़ गया था, हो सकता था उसे वापस मिल जाए। वो जान ले कि अतीत में वो क्या था और अब उसे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। वो लगातार सोचों में डूबा हुआ था। देवराज चौहान ने बहुत कुछ सोचा जरूर था, लेकिन अपनी सोच पर अमल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अगर मैं इस अजनबी से मिला तो मोहिनी को जरूर पता चल जाएगा। उसने देवराज चौहान को डाइनिंग कार से निकल जाने का निर्देश दिया था और वो निर्देश अकारण ही नहीं दिया गया होगा। वो जान गई होगी कि वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए डाइनिंग कार की तरफ जा रहा है। देवराज चौहान ने सोचा कि अब अगर वो उस अजनबी से मिलता तो शायद उस बेचारे का हर्ष भी उस आदमी जैसा होगा जो उसे चौपाटी पर मिला था और उसे बताना चाहा था कि वो क्या है। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी थी। देवराज चौहान सोचों की दुनिया से वर्तमान में लौट आया। शायद वो स्टेशन निकट आ रहा था जहां देवराज चौहान को उतरना था। वो बर्थ से उठा और छोटा मोटा सामान समेटकर सूटकेस में डालने लगा। जब ट्रेन रुकी तो देवराज चौहान ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ठीक 3 मिनट बाद उसे प्लेटफॉर्म पर यूं उतरना था कि जब ट्रेन सरकने लगे। 2.5 मिनट और कुछ सेकंड देवराज चौहान ने कूपे में ही बिताए और फिर कूपे का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर से निकल आया। ट्रेन से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ देवराज चौहान के कदम तेजी से बढ़ने लगे थे। इंजन अपना हॉर्न बजा चुका था और अब ट्रेन चलने ही वाली थी। वक्त के बारे में देवराज चौहान का अनुमान 100% सही था। जब वो दरवाजे पर पहुंचा था तो ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया था। देवराज चौहान धीरे से और सतर्कता के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। देवराज चौहान ने प्लेटफॉर्म पर कुछ क्षण रुककर सूटकेस बाएं हाथ से दाएं हाथ में शिफ्ट किया और कदम उठाने ही वाला था कि पिछले किसी कंपार्टमेंट से भी किसी व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी थी। उस समय तक ट्रेन की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज हो चुकी थी, इसलिए वो आदमी अपना संतुलन कायम नहीं रख सका था और सीधा आकर देवराज चौहान से टकरा गया था। माफ कीजिए, देवराज चौहान के मुंह से निकला, लेकिन इस बार गलती मेरी है। वो शख्स मुस्कुराया। देवराज चौहान की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो देवराज चौहान के मुंह से लंबी सांस निकल गई। यह वही व्यक्ति था जिससे देवराज चौहान डाइनिंग कार के दरवाजे पर टकराया था। व्यक्ति के शरीर पर सिर्फ पैंट कमीज थी और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल थी। ऐसा लगता था जैसे उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को उतरते देखकर अचानक ट्रेन छोड़ी थी और उसे जूते पहनने का भी मौका नहीं मिला था। और फिर यह बात तो
असंभव ही थी कि वो अपना सामान साथ ले आता। वो बिल्कुल खाली हाथ था। मुझे अफसोस है, वो व्यक्ति बोला। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा और उस व्यक्ति को देखने लगा। उन्हें टकराते देख कुछ लोग उनके आसपास इकट्ठे होने लगे थे। शायद उन लोगों को उम्मीद थी कि अब झगड़ा होगा, लेकिन जब उन्होंने स्थिति उसके विपरीत देखी थी, तो उनके चेहरों पर निराशा फैल गई थी और वो तितर-बितर होने लगे थे। शायद, वो व्यक्ति बोला, आप अपनी साथी से छुपकर ट्रेन से भागे हैं। शायद, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। आप मुझे अपना दोस्त समझे मिस्टर राजदेव, उस व्यक्ति ने कहा। अगर आप मेरे साथ एक कप चाय पी लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देवराज चौहान भी इस व्यक्ति से बातचीत करना चाहता था, लेकिन देवराज चौहान को डर सिर्फ इस व्यक्ति के बुरे अंजाम का था। मोहिनी किसी भी ऐसी व्यक्ति को कभी माफ नहीं कर सकती थी जो देवराज चौहान को उसके अतीत के बारे में कुछ बताना चाहता हो। यह देवराज चौहान का पक्का विचार था। दिमाग में इन सारी आशंकाओं के बाद भी देवराज चौहान ने फैसला किया कि उसे इस व्यक्ति से कुछ बातें कर लेनी चाहिए। देवराज चौहान को एक संभावना यह भी नजर आती थी कि शायद मोहिनी को इस व्यक्ति पर वार करने में कुछ देर लग जाए और देवराज चौहान इससे अपने बारे में कुछ जान लेने में कामयाब हो जाए। अच्छा, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। अगर आप मुझसे बातचीत करने को इतने ही व्याकुल हैं, तो कीजिए बातचीत। देवराज चौहान ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रख दिया। ओह, वो व्यक्ति हंस पड़ा। इस प्रकार खड़े खड़े तो बातचीत नहीं की जा सकती साहब। हम रेलवे रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर सकते हैं। कहाँ है रेलवे रेस्टोरेंट? देवराज चौहान ने पूछा। वो उधर, उस व्यक्ति ने एक तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने उस तरफ देखा तो उसकी निगाह एक पीले बोर्ड पर पड़ी जिस पर काले रंग से लिखा हुआ था मथुरा। तब तक ट्रेन धड़धड़ाती हुई स्टेशन से निकल चुकी थी। एक पल के लिए देवराज चौहान को रजिया का ख्याल आया कि वो स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन देवराज चौहान ने इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया। फिलहाल उस पर एक ही धुन सवार थी। वो जानना चाहता था कि वो कौन है, उसका अतीत क्या है। चलिए, देवराज चौहान ने कहा और सूटकेस उठाने के लिए झुका। मैं उठा लेता हूँ आपका सूटकेस। वो व्यक्ति भी तेजी से झुका था। नो प्रॉब्लम, देवराज चौहान ने उसे रोक दिया। कुछ ज्यादा भारी भी नहीं है जो मुझे दिक्कत हो, वरना मैं किसी कुली को ही बुला लेता। देवराज चौहान ने सूटकेस उठाया और चल पड़ा। वो रेस्टोरेंट में आ गए। देवराज चौहान ने निगाह अंदर दौड़ाई। वो एक मामूली सा रेस्टोरेंट था, जैसे आमतौर पर मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों पर हुआ करते हैं। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उधड़ा हुआ था। एक दीवार रेलवे टाइम टेबल से सजी हुई थी। कुछ मेजों पर लोग चाय पानी पीकर समय बिता रहे थे। वो एक मेज पर जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने ऐसी पोजीशन वाली कुर्सी चुनी थी कि उसकी पीठ रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ हो और अंदर बैठे लोग भी उसे न देख सके। देवराज चौहान उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही वेटर था जो कई बार पुकारने के बाद ही किसी मेज की तरफ आकर्षित होता था, लेकिन संयोग से वो उसी क्षण उनके पास से निकल रहा था कि उस व्यक्ति ने उसे रोककर 2 चाय कह दिया था। वेटर ने अपने कंधे से मैला कुचैला सा कपड़ा उतारा था और मेज के एक कोने पर लगी गंदगी को इस तरह साफ करने की कोशिश की थी कि वो गंदगी सारी मेज पर फैल गई थी। वेटर ने अपने इस कारनामे को देखा भी नहीं था और पलटकर किचन की तरफ चला गया था। आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने पूछा। मुझे यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि मैं कौन हूँ। फिलहाल तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकूंगा, वो व्यक्ति बोला। जो कुछ मालूम है वही बता दो और बताने में बिल्कुल देर मत करो। क्या तुम यह बात जानते हो कि इन दिनों तुम एक विदेशी एजेंट के इशारों पर नाच रहे हो? तुम्हारा इशारा मोहिनी की तरफ है? बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा। मोहिनी विदेशी एजेंट है? हाँ, वो मोहिनी भी है, मुमताज भी है और कहीं वो मारिया के नाम से भी अपने पैर पसारे हुए है। उसकी पहुंच कई देशों की सरकारों तक है। क्या पारलौकिक ताकतें भी विदेशी एजेंट हो सकती हैं?
देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। वो पारलौकिक शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ने फिर जोर देकर कहा था। देवराज चौहान कड़वाहट से मुस्कुराकर बोला, अगर तुम उन परिस्थितियों से गुजर चुके होते जिनसे मैं निकल चुका हूं, तो तुम यह बात इतने विश्वास से न कह पाते। मैं तुम्हें अपनी बात का सबूत भी दे सकता हूँ। तो दे दो सबूत। या नहीं, तुम्हें मेरे साथ वापस मुंबई चलना होगा। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे यह बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम? वो अचानक चुप हो गया था। देवराज चौहान प्रश्नपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। उसका ख्याल था कि वो व्यक्ति उसके बारे में बताने के लिए शब्दों का चयन कर रहा है, मगर कुछ पलों बाद ही देवराज चौहान को एहसास हो गया कि बात वैसी नहीं थी। वो व्यक्ति बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो इतनी कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा था। उसी समय वेटर चाय लेकर आया था और मेज पर रखकर चला गया था। उसने उस व्यक्ति की हालत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। यह तो देवराज चौहान भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके अजनबी दोस्त के साथ यह क्या हो रहा है, लेकिन देवराज चौहान को अजनबी के चेहरे से यह अंदाजा जरूर हो रहा था कि वो किसी जबरदस्त यंत्रणा का शिकार हो रहा है। क्या बात है भाई साहब? देवराज चौहान ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया था। देवराज चौहान देख रहा था कि उसके चेहरे का रंग नीला पड़ता जा रहा था। उस व्यक्ति के दोनों हाथ मेज पर रखे हुए थे और वो खुद पत्थर बना बैठा देवराज चौहान की तरफ देखे जा रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। फिर देवराज चौहान ने नोट किया कि उसके सामने बैठे व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी लुप्त होती जा रही है। उस व्यक्ति के होठ अब सख्ती से बंद थे, जैसे उसने बोलने की कोशिश करना भी छोड़ दिया हो। क्या तुम्हें कोई कष्ट है? पूछते हुए देवराज चौहान ने उस व्यक्ति के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और देवराज चौहान को एक बार फिर चौंकना पड़ा। उसके हाथ बिल्कुल नीले और पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। देवराज चौहान ने हैरानी से उसके हाथों को देखा। फिर जब देवराज चौहान ने उस व्यक्ति के चेहरे पर नजर डाली, तो उसका चेहरा भी बिल्कुल नीला पड़ चुका था। व्यक्ति किसी निर्जीव मूर्ति की तरह अचल अटल बैठा हुआ था। उस व्यक्ति के चेहरे पर अब एक लाश जैसा ठहराव और सूनापन था, तथा उसकी आंखों की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब उसके चेहरे पर पसीने की चमक का भी नामो निशान बाकी नहीं था। देवराज चौहान ने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। गनीमत थी कि वहां बैठे लोगों की तरफ उस व्यक्ति की पीठ थी। अगर लोग उस व्यक्ति की यह हालत देख लेते, तो वह हड़कंप मच जाता और देवराज चौहान किसी नए चक्कर में फंस जाता। जब देवराज चौहान चारों तरफ देख रहा था, तो उसकी नजर दरवाजे की तरफ भी गई थी। देवराज चौहान ने वहां रजिया को खड़े देख लिया था। जैसे ही देवराज चौहान और रजिया की नजरें चार हुई थी, रजिया ने देवराज चौहान को इशारा किया था। देवराज चौहान खुद इस चक्कर में था कि जल्दी से जल्दी वहां से निकला जाए। देवराज चौहान ने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। उसे देखते ही रजिया ने बेचैनी से कहा, आओ। रजिया ने देवराज चौहान का हाथ पकड़ा और तेज तेज चलने लगी। जब देवराज चौहान रेस्टोरेंट में गया था, तो उसने टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया था, जो दिल्ली तक का था। टीटी को उसके यहाँ उतरने पर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन एक आश्चर्य देवराज चौहान को भी हुआ जब रजिया ने टीटी को प्लेटफॉर्म टिकट दिया था। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर भी रजिया देवराज चौहान का हाथ थामे रही थी। वो देवराज चौहान को तेजी से एक तरफ लिए जा रही थी। देवराज चौहान के दिमाग में अनगिनत सवाल मचल रहे थे, लेकिन यह समय सवाल पूछने का नहीं था। आखिर देवराज चौहान को लिए हुए रजिया एक कार के पास आकर रुक गई। यह लेटेस्ट मॉडल की एक मर्सिडीज कार थी और ऐसी कारें बड़े शहरों में भी बहुत कम नजर आती थी। रजिया ने कार की डिक्की खोली और देवराज चौहान ने किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह अपना सूटकेस डिक्की में रख दिया। डिक्की में रजिया का सूटकेस पहले से पड़ा हुआ था। रजिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और देवराज चौहान उसके बराबर की सीट पर बैठ गया था। तो रजिया ने इंजन स्टार्ट कर दिया था। रजिया के चेहरे पर गंभीरता की हल्की सी परत जमी हुई थी।
उसने देवराज चौहान से कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन देवराज चौहान के दिमाग में तो सवालों का तूफान उमड़ रहा था। साथ ही उस अजनबी की मौत की कल्पना ने ही देवराज चौहान के शरीर में झुरझुरी फैला दी। देवराज चौहान को यकीन था कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन इसका अंदाजा वो सिरतोड़ कोशिश के बाद भी नहीं लगा सका था कि वो व्यक्ति कैसे मरा था। ऐसी मौत देवराज चौहान ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी कि कोई व्यक्ति बोलते बोलते अचानक पत्थर बन गया हो और उसका रंग नीला हो जाए, जैसे स्प्रे गन से पेंट कर दिया गया हो। देवराज चौहान को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उस व्यक्ति की मौत की जिम्मेदारी भी वो गुप्त नारी मोहिनी ही है। लेकिन उसने यह सब किया किस तरह था, इसके बारे में सोचना भी देवराज चौहान ने व्यर्थ समझा था। देवराज चौहान के ख्याल में इस समय मोहिनी सब कुछ कर सकती थी। आधे घंटे की यात्रा बड़ी तेजी से तय हो गई। कार काफी तेज गति से चल रही थी। आखिर देवराज चौहान ने ही उस गंभीर मौन को तोड़ा था। दरअसल महान मोहिनी जी का एक विरोधी गिरोह है। उसका एक गुर्गा हमारे पीछे लग गया था। इसकी संभावना तो नहीं है कि महान मोहिनी जी को शुरू से ही इस बात का पता न हो, लेकिन उन्होंने सुबह 4 बजे मुझे इस बारे में बताया था। उन्होंने निर्देश भी दिया था कि मैं अगले स्टेशन पर ट्रेन से चुपचाप उतर जाऊं। समझे? देवराज चौहान ने समझ लेने वाले ढंग से सिर हिला दिया। फिर बोला, उसके बाद में क्या हुआ था? रजिया फिर गंभीर हो गई और कहने लगी, उन्होंने मुझे और भी बहुत से निर्देश दिए थे, लेकिन मैं उन निर्देशों को दोहराकर बात लंबी करने की बजाय सीधे बताऊंगी कि मैंने उन निर्देशों का कैसे पालन किया। मैं बस स्टेशन पर चुपके से उतर गई थी। महान मोहिनी जी के सेवक हर शहर में फैले हुए हैं। मैं उनमें से एक सेवक से मिली थी और यह कार हासिल की थी। मैं उस शहर से बड़ी तेज रफ्तार में निकली थी और तुम्हारी ट्रेन के पहुंचने से जरा पहले मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन के बाहर मुझे तुम्हारा इंतजार करना था। मैंने यह बात पहले ही मालूम कर ली थी कि ट्रेन सही समय पर पहुंच रही है, लेकिन जब तुम ठीक वक्त पर बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। महान मोहिनी जी के आदेश के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर मुझे महान मोहिनी जी की तरफ से निर्देश मिल ही गया। क्या क्या निर्देश था? देवराज चौहान ने बेचैनी से पूछा। उन्होंने कहा था कि मैं फौरन स्टेशन के रेस्टोरेंट में पहुंचूं। वहां तुम हो और तुम्हारे साथ एक आदमी भी है। उनका आदेश था कि मैं किसी भी तरह तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लाऊं, फिर कार से ही दिल्ली पहुंचूं। देवराज चौहान ने कॉफी की आखिरी चुस्की ली। तो यह है मेरी दास्तान, रजिया ने कहा और फिर मुस्कुराकर बोली, अब तुम बताओ, मेरे गायब हो जाने से तुम पर क्या बीती थी? क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि जो व्यक्ति मेरे साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, उसके साथ क्या बीती थी? क्यों, क्या कोई खास बात हो गई थी? वो बोली, वैसे मुझे हैरानी जरूर हुई थी कि तुम्हारे अचानक उठ जाने पर भी उस आदमी ने न तो कुछ कहा था, न ही पलट कर देखा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। लाशें पलटकर नहीं देखा करती रजिया जी। क्या मतलब? रजिया सचमुच चौंक गई थी। मतलब यह कि वो व्यक्ति बैठे बैठे मर गया था और शायद दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह नहीं मरा होगा। यानी यानी वो नीला पड़ गया था और शायद पत्थर का बन गया था। अगर वो पथरा न जाता तो उसका संतुलन बिगड़ जाता और वो कुर्सी से लुढ़क जाता। रजिया कुछ देर खामोश रही, फिर गंभीरता से बोली, जरूर वो महान मोहिनी जी के खिलाफ कुछ जहर उगल रहा होगा और ऐसे आदमियों की मौत चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ओह, देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तो मोहिनी ही ने? हाँ, रजिया देवराज चौहान की बात काट कर बोली, महान मोहिनी जी सैकड़ों मील दूर बैठकर भी कहीं भी कुछ भी कर देने में सक्षम है। फिर थोड़ा रुककर बोली, अब तुम बताओ कि तुम्हारी उस आदमी के साथ क्या बातचीत हुई थी? जाहिर है कि वो वही आदमी होगा जो हमारा पीछा कर रहा था। हाँ, वो वही आदमी था, लेकिन मैं अपनी कहानी वहां से शुरू करूंगा जब मैंने तुम्हें कूपे से गायब पाया था। ठीक है, वहीं से शुरू करो। देवराज चौहान ने वो सारी घटनाएं बतानी शुरू कर दी जो उसके साथ घटी थी। वो अपनी कहानी को वहां तक ले आया जब वो उस अजनबी के साथ
रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में पहुंचा था। फिर वो चुप हो गया, लेकिन रजिया जल्दी से बोल पड़ी, यह बताओ कि उससे तुम्हारी क्या बातें हुई थी। लेकिन देवराज चौहान ने रजिया के सवाल का जवाब देने की बजाय खुद सवाल दाग दिया, क्या तुम्हारी महान मोहिनी जी किसी देश की एजेंट है? क्या? महान मोहिनी जी और किसी देश की एजेंट? रजिया के स्वर में उपहास का पुट था। वो हंसी भी थी व्यंग से। राजदेव, तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। शायद इसी आदमी ने तुमसे ऐसा कहा होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि किसी देश का प्रधानमंत्री तो महान मोहिनी जी का एजेंट बन सकता है, लेकिन महान मोहिनी जी को अपना एजेंट बना सकने वाली कोई ताकत अभी तक इस दुनिया में नहीं है। देवराज चौहान जेब से सिगार निकालकर सुलगाने लगा। तो यह बात तुमसे उसी अजनबी ने कही थी ना? रजिया ने पूछा। उसकी नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर ही जमी रही थी। हाँ, स्वीकार कर लेने में देवराज चौहान को कोई हर्ज महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब उस बताने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। रजिया शिकायती लहजे में कह रही थी, और तुमने उसकी बकवास पर यकीन कर लिया? देवराज चौहान ने थोड़े अंतराल के बाद कहा, यह सच है कि मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकता। मोहिनी जैसी चमत्कारी हस्ती किसी देश की एजेंट नहीं हो सकती। यह बात की है तुमने समझदारी की, रजिया ने सराहने वाले लहजे में कहा। लेकिन वो मुझे मेरे बारे में भी कुछ बताना चाहता था, देवराज चौहान ने बड़बड़ाने वाले ढंग से कहा। वो मुझे वापस मुंबई ले जाना चाहता था। झूठी बातें, रजिया मुंह बनाकर बोली। राजदेव, तुम्हारा कोई अतीत नहीं है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम सिर्फ एक किरदार हो जिसे मोहिनी जी ने जन्म दिया है। रह गई यह बात कि वो तुम्हें वापस मुंबई ले जाना चाहता था, तो उसका मकसद यही था कि वो महान मोहिनी जी का प्लान फेल करना चाहता था। बस। देवराज चौहान कुछ क्षण सोचकर बोला, आखिर महान मोहिनी जी अपने दुश्मन गैंग को एक पल में तहस नहस क्यों नहीं कर देती? देवराज चौहान ने महान पर जोर दिया था। उन्हें अपने दुश्मनों से खेलने में उतना ही मजा आता है जितना मजा बिल्ली को चूहों से खेल कर आता है। बिल्ली का जिक्र आते ही देवराज चौहान के दिमाग में जाबा की तस्वीर उभर आई थी। वो अनायास जाबा के बारे में भी पूछ बैठा। जाबा का क्या हाल है? कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त जाबा कहाँ है, रजिया चौंक कर बोली। लेकिन तुमने अचानक उसके बारे में क्यों पूछा है? तुमने बिल्ली का जिक्र किया तो मुझे मरजाबा की याद आ गई। सच सच बताओ रजिया, क्या मरजाबा के दो रूप हैं? क्या मतलब? यानी कभी वो बिल्ली बन जाती है और कभी मानवीय रूप धारण कर लेती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, रजिया ने गंभीरता से जवाब दिया। देवराज चौहान ने बड़े ध्यान से रजिया के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन अनुमान नहीं लगा सका कि वो सच बोल रही थी या झूठ। थोड़ी देर कार में चुप्पी छाई रही। देवराज चौहान के दिमाग में वो बातें गूंज रही थी जो उस अभागी व्यक्ति के साथ रेलवे रेस्टोरेंट में हुई थी। उसने देवराज चौहान को बताया था कि मोहिनी कोई विदेशी एजेंट है, लेकिन देवराज चौहान को वाकई उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। वो सोच रहा था, मोहिनी जैसी चमत्कारी शक्तियों वाली औरत को, या जो कुछ वो थी, कोई भी देश कैसे अपनी एजेंट बना सकता था? एजेंट बनने का मतलब किसी के अधीन होना ही तो होता है। देवराज चौहान उस मामले में सारे बिंदुओं पर सोचता रहा था और कार बहुत तेज गति से दौड़ती रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।